कहानी कुर्सी की में आपका स्वागत है। बात हो रही है डिलिमिटेशन की, और डिलिमिटेशन की पूरी जद्दोजहद 29 को ध्यान में रखकर है, क्योंकि सबकी निगाहें 29 के चुनाव पर हैं। रणनीति 25 से शुरू हो गई है, और उसी रणनीति में सियासी हलचल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग जारी है, महाराष्ट्र में अगले चुनाव तक कौन सी पार्टी बचेगी और कौन सी पार्टी टूटेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। टूट तो बहुत चुकी हैं, लेकिन बचेगी कौन सी? एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। शिंदे का ऑपरेशन टाइगर जहां उद्धव की पार्टी को तोड़ने के लिए है, वहीं उद्धव ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। इसी के तहत पार्टी के सभी प्रमुख नेता महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। आज से इस दौरे की शुरुआत एकनाथ शिंदे ने अपने गढ़ ठाणे से कर रहे हैं। उद्धव गुट के नेता एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दीघे के स्मारक पर जाएंगे। उसके बाद ठाणे में आज रैली होगी। मोहन भागवत जी के बारे में शिंदे जी को पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए? बाद में आप उद्धव ठाकरे जी का सवाल। हम तो देख रहे थे कि जब ये तो सब नकली ढोंगी हिंदुत्ववादी है जो गए ना, वो प्राइम मिनिस्टर की उम्र 73 साल 73 साल की, कितने साल हो गए? 75 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद कुंभ में गए, उसके भी बहुत कुंभ हो गया है, अर्ध कुंभ हो गया है, फिर उधर दूसरे कुंभ हो गए हैं। उससे पहले कभी मोदी जी गए थे कुंभ में? ये पब्लिसिटी स्टंट है ये लोगों का सब। हमको ये सवाल मत करिए हिंदुत्व के बारे में। शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल हिंदुत्व वाले लोग हैं। अरे काल परवा मला कोणीतरी म्हणालं की तिकडे कुंभमध्ये गेले पाप धुवायला, ते काय पाप काय तो काहीतरी म्हणाले पाप धुवायला। अरे बाबा, शिवसेना खऱ्या अर्थाने घाण टाकण्याचं पाप कोणी केलं? बाळासाहेबांचे विचार सोडण्याचं पाप कोणी केलं? धनुष्यबाण घाण टाकण्याचं पाप कोणी केलं? हे पाप धुवायला मी तिकडे गेलो असं म्हटलं तर चालेल? हा, काही लोक जातात लपवायला पाप कुठं, तुम्हाला माहित आहे? लंडनला हेच म्हणतात, मी नाही म्हणत आहे। शिवसेना के दोनों गुटों का द्वंद्व आप देख रहे हैं। 29 में डिलिमिटेशन के बाद अगर सीटें बढ़ती हैं तो रीजनल पार्टीज का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। विनोद जी, शिवसेना 2 हिस्से हो गई, एनसीपी 2 हिस्से हो गई। अब ये चारों हिस्से 29 तक सर्वाइव करेंगे, इस बात में शंका है। तो कौन सर्वाइव करेंगे? रीजनल पार्टीज जब सीटें बढ़ेंगी तो उनका वर्चस्व निखर के आएगा, या सीधे नेशनल पार्टीज वर्सेस नेशनल पार्टीज मुकाबला होगा? इस सवाल का जवाब एकदम से आप नहीं दे सकते जब तक ये तस्वीर पूरी साफ न हो कि परसीमन के आधार क्या क्या है, और परसीमन के बाद क्या तस्वीर देश की बन रही है, क्या सीटों की तस्वीर बन रही है, किस राज्य में कितनी सीटें आ रही। राज्यों में भी क्षेत्रों का भी हिसाब क्या होता है, कि क्षेत्रीय पार्टियों का भी रहता है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है, कोई क्षेत्रीय पार्टी विदर्भ में प्रभावशाली है, कोई मराठवाड़ा में है, तो कोई ठाणे एरिया में है, तो ये निर्भर। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अब समाजवादी पार्टी जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में उसका प्रभाव ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में ज़्यादा प्रभाव होता है। इस तरह से ये भी कई कारण होते हैं। छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से दोनों उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट आमने सामने हैं, तो वोटर किसके पास है, ये तो सीटों से अभी तय हुआ। क्या उद्धव ठाकरे आगे सरवाइव कर पाएंगे? उनका क्या भविष्य नजर आता है? देखिए, एक कवि थे कानपुर में, उनका नाम था बालकृष्ण शर्मा नवीन। उनकी कविता है कि जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा, और देकर शीश आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। तो जिसके गट्टे में ताकत होगी, है ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अब शिंदे और उद्धव ठाकरे, जिसके अंदर ज्यादा क्षमता होगी जनता के बीच जाने की, जनता के मुद्दों पर लड़ने की, जनता के लिए काम करने की, वही रुकेगा। विधानसभा चुनाव ने एक बात साबित कर दी, विधानसभा ने लोकसभा ने भी, कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी वो एक तरह से बट गई लोकसभा में शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, क्योंकि दोनों की सीटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था।
और विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, यानी शिंदे ने अपने को वारिस साबित किया। लेकिन अभी भी उद्धव जी को राउट ऑफ करना उचित नहीं है। एक राउंड बाकी है, अभी राउंड बाकी है अभी, क्योंकि शिंदे को जो सफलता मिली है वो बीजेपी के समर्थन से मिली है, बीजेपी के साथ रह के मिली है। तो शिंदे का अकेले कितनी ताकत है ये तभी आएगा मैदान जब वो बीजेपी से अलग होकर या बीजेपी के समानांतर अपना करके और फिर उद्धव से लड़े। आपको पावर हाउस तो बीजेपी है ना उनका, आपको देखना पड़ेगा आपका पार्टनर कौन है, क्योंकि पार्टनर के भरोसे वाली जीत नजर आ रही है। इनका पार्टनर कांग्रेस था, तो कांग्रेस और एनसीपी, तो उनका खुद ही पावर हाउस कमजोर हो गया। अगली पार्टी का नाम आपने खुद दे दिया, एनसीपी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? शरद पवार कमजोर नजर आए हैं विजय त्रिवेदी जी पिछले चुनाव में, अगर आपने देखा हो, और उसके बाद जिस तरीके से चाचा भतीजे की जुगलबंदी रही, क्या एनसीपी वापस एक होने की दिशा में नजर आ रही है? क्या 29 तक कौन टिकेगा, कौन बचेगा? देखिए पवन जी, एक तो राजनीतिक दलों को एक चुनाव नतीजों से राइट ऑफ करना जो है ना, मैं बहुत राजनीतिक समझदारी नहीं मानता। चुनाव होते हैं, चुनाव एक वो है, बैरोमीटर है, थर्मामीटर है जरूर, लेकिन थर्मामीटर में एक दिन 104 होता है तो क्या बुखार उतरता नहीं है? उतर भी जाता है ना। अब आपने एक दिन थर्मामीटर में फीवर ले लिया, 104 है तो बोले अब तो अब यही रहेगा, ऐसा नहीं गए। लेकिन सर सवाल यहाँ ये है कि अगर तीन थर्मामीटर में 3 रीडिंग आ रही है तो कौन सी रीडिंग सही है? मतलब एनसीपी कौन सी सही है, राइट ऑफ करना ठीक नहीं, कौन सी गलत? राइट ऑफ करना ठीक नहीं है। सब लोग अपने अपने वक्त में, कई बार होता है माहौल होता है, कई बार होता है कि इशू होते हैं, कई बार होता है लीडरशिप होती है, और कई बार होता है पार्टनर है। अब जैसे अभी शिंदे साहब के साथ और अजित पवार के साथ पार्टनर में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टनर के तौर पर है, तो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर निकल कर आए हैं। हो सकता है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव में देखिए ना, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में तो एनडीए उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अजित पवार भी पत्नी को नहीं जिता पाए थे। हाँ, अजित पवार भी अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, इसलिए चुनावों से नहीं, लेकिन सब लोग कितनी ताकत से लड़ रहे हैं। और अभी जब ये बीएमसी के और नगर निगम के चुनाव वहां पर होंगे, वो भी एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है, जिसमें किस तरह से पार्टियां निकल कर आ रही है। लेकिन मुझे शिंदे सेना हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो, उनको दोनों को खत्म होते हुए मैं कहीं नहीं देख रहा। दोनों को ही। चौगांवकर साहब, क्या महाराष्ट्र में इतना स्पेस है कि शिंदे शिवसेना के 2 पार्टनर्स, एनसीपी के 2 पार्टनर्स, कांग्रेस और बीजेपी, 6 पार्टियों के लिए स्कोप है? क्या इस तरह का पार्टियां एग्जिस्ट करेंगी जो रेलेवेंट कॉम्बिनेशन बना सके सत्ता के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले अगर समय में अगर महाराष्ट्र की आप राजनीति देखेंगे तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे वापसी करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, एक नाराजगी थी उद्धव ठाकरे के प्रति, जिस तरीके से वो शरद पवार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नाराजगी थी, उसका सबक उनको दे दिया है। आज भी एक बड़ा वर्ग चाहता है कि अगर वो कांग्रेस से अलग होकर उद्धव ठाकरे अगर वापिस बाला साहब ठाकरे की जो लीगेसी उस पर चलेंगे तो वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएगा, वो उद्धव ठाकरे के पास ही लौट कर आएगा। एकनाथ शिंदे से इसलिए बचे हुए अभी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर और जो ताकत है वो एकनाथ शिंदे के साथ बनी हुई है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का भविष्य बहुत बेहतर है एकनाथ शिंदे की तुलना के अंदर। जहां तक शरद पवार की बात है, शरद पवार अब 85 साल की उम्र में चले गए, वो जानते हैं कि अब उनके पास राजनीतिक समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो या तो वो अपनी पार्टी को कांग्रेस के अंदर मर्ज कर देंगे, या उसके बाद यह हो सकता है कि एक बड़ा बार कांग्रेस में चला जाए और बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस के अंदर सेट हो जाए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर बनी रहेगी, कांग्रेस एक अपना अस्तित्व बचाकर रखेगी, और उसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे बने रहेंगे। संगीत रागी जी, उद्धव ठाकरे बीजेपी से नाराज हुए, अपनी पार्टी टूट गई, तो क्या ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है, जैसे एनसीपी दोनों एक होने की संभावना नजर आती है? क्या इन दोनों दलों में शिंदे के दोनों गुट, शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच कोई समझौता, या फिर बीजेपी की कोई समझौता करवाने में भूमिका? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सेना और ये दोनों एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते लगभग वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। दूसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की सारी विरासत को बेच दिया। एक कहा जाता है ना कि आपके पुत्र हैं तो आपके लेगेसी को आगे ले जाते हैं। इन्होंने कहा जैसे बुढ़ा वंश कबीर के उपजा पूत कमाल, वही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे बाउंस बैक करने की उनकी संभावना रहती, मैं स्वीकार करता है, यदि उनके राजनीतिक विचारधारा से वो चीजें गायब हो जाती जो आज उन्होंने लिया है।
आज उनको सेकुलर बनने का सम्मोहन प्राप्त हो गया है और कहीं ना कहीं इस चीज को घेर लिया है। कहा जाता है ना, संगति का प्रभाव बहुत असर करता है। तो उद्धव ठाकरे संगति, कांग्रेस की संगति के प्रभाव में उनको लोकसभा में मुसलमानों का वोट मिला। लोकसभा में मुसलमानों के वोट से वो इतने ज्यादा अति उत्साहित हो गए कि वो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको भी, उस पर उनकी टिप्पणी लगातार आने शुरू हो गई, कुंभ पर उनकी टिप्पणी आनी शुरू हो गई, बाकी संभल पर उनकी टिप्पणी आनी शुरू हो गई। सर, तो एक सवाल मेरे मन में आया। हाँ, बीजेपी जब अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता के काबिज होने लगी है या काबिज होने की स्थिति में है, तो जब आप इस तरह से सत्ता में होते तो आप अगला चुनाव करते कि मेरा विपक्षी कौन हो, क्योंकि आप ये डिक्टेट या डोमिनेट कर सकते हैं। तो बीजेपी किसे अपना विपक्षी बनाना चाहेगी वहां पे जो उनके लिए फेवरेबल हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये डिपेंड नहीं करता है कि विपक्षी कौन बनेगा या नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक काम करेगी कि अपने पक्ष को मजबूत करेगी। और यही कारण है कि देखिए, हम लोग सब यहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके जब लोकसभा का चुनाव था तो हम लोग सब बहुत क्रिटिकल थे उस समय पवार को लेकर के, और कि उनको क्यों लाया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये ठीक है कि उसमें जो प्रत्याशित रिजल्ट थे वो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए, जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं ना, हमसे राजनीति में दिन रात वो राजनीति खाते हैं, राजनीति पचाते हैं और राजनीति उगलते भी हैं। राजनीति सोते हैं, राजनीति उड़ते हैं। बिल्कुल। अब वही निष्कर्ष विधानसभा चुनाव में सारे के सारे पलट करके निकल करके आ गए। एकनाथ शिंदे, शिवसेना की विरासत को हमें कहने से संकोच नहीं करना चाहिए कि बाला साहब की विरासत को उद्धव ठाकरे नहीं संभाल सके। बाला साहब की विरासत को एकनाथ शिंदे ही यदि संभाल सके तो संभाल सके। आज भी हिंदुत्व के मुद्दे, उनकी विरासत थी क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद शिवसेना का सोशलाइजेशन हुआ था। सोशलाइजेशन इस संदर्भ में कि वो राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय हिंदुत्व के मुद्दों को उन्होंने संभालना लेना शुरू किया था और गर्व से कहा कि बाबरी मस्जिद हमारे लोगों ने तोड़ दिया है। नहीं तो पहले शिवसेना का हिंदुत्व कहां था? वो सिर्फ मराठी अस्मिता के आसपास, और उसमें जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाते थे उनके साथ बड़े बदसलूकी से वो पेश भी आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के बाद शिवसेना का राष्ट्रीय हिंदुत्व, राष्ट्रीय चरित्र जो है वो हिंदुत्व का वो फलक पर आया। सर, महाराष्ट्र में सब डिस्कस, एकनाथ शिंदे बाला साहब की विरासत को संभाल पाए नहीं संभाल पाए, तो बाला साहब की राजनीति में हिंदुत्व के साथ साथ मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हित सबसे एक थे। एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टर बनते ही सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन करके चले गए गुजरात, बड़े बड़े। तो कहां वो विरासत संभाल पाए? अगर बाला साहब होते तो क्या स्वीकार करते? वो सरकार कुर्बान कर देते, लेकिन महाराष्ट्र के हितों पर कोई समझौता नहीं होने देते। तो ऐसा नहीं है, वो बीजेपी की पूंछ बन गए। एकनाथ शिंदे ने अपना राजनीतिक अस्तित्व तो बचा लिया और शिवसेना को बीजेपी की गोद में डाल दिया। बाला साहब जब थे तो बीजेपी के साथ बराबरी की तरह बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी मातोश्री जाते थे। बराबरी तो तब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना जब सीटें बढ़ जाती हैं। नारा जी, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं। देखिए, यही अहंकार जो है ना उद्धव ठाकरे को ले गया। बाला साहब जी का एक व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, और जब मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे या लाल कृष्ण आडवाणी जाते थे तो उनके घर पर जाते थे। उद्धव ठाकरे को यही घमंड था कि चूंकि मेरे पिताजी के पास सारे बीजेपी के नेता चल करके आए थे, अमित शाह भी वैसे ही वहां पर आए और समझौते की बात करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में समझौते की बात चल रही थी तो ये उनकी जिद थी कि अमित शाह यहां पर आए। अमित शाह जी गए भी, लेकिन नतीजा बाद में आपको भुगतना पड़ा। ये अहंकार तब आपके लिए जायज बन जाता है जब आपके पास आपकी अपनी क्षमता हो। आप क्षमता विहीन हो तो ये हुई, तो और या फिर आप सारा प्रोजेक्ट जाने दे महाराष्ट्र से गुजरात और चुप रहे। ये कौन सी विरासत है? उस पर बहस आगे बढ़ जाएगी। हमें बिहार की तरफ आगे बढ़ना होगा। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सवाल यही कि बिहार में जेडीयू के सामने शरद पवार के एनसीपी जैसा संकट है क्या? नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम उछाला गया। निशांत कुमार ने कुछ राजनीतिक बयान भी दिए, कैमरे के सामने भी आए, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश सरकार खटारा हो चुकी है। अब बिहार की जनता नई गाड़ी की सवारी चाहती है।
माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है, और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है, अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है, और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है, और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। अब जरूरत है बिहार बचाने का, बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन लाने का जो प्रयास किए हैं उस प्रयास को आगे बढ़ाने का है। तो जो सवाल महाराष्ट्र में है वही सवाल अब बिहार में पूछा जा रहा है, क्योंकि 25 में चुनाव 29 से पहले ही तय हो जाएगा। विजय त्रिवेदी जी, नीतीश कुमार जो पिछले लगभग 2 दशक में तो सत्ता की धुरी रहे हैं, 25 में क्या होगा? क्या उनको एक नई विरासत सौंपने के लिए एक चेहरे की जरूरत है? विरासत उन्हें सौंपनी है, चेहरे की जरूरत नहीं है। 2025 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ ही लड़ना चाहती है। चुनाव नतीजों के बाद क्या होगा, महाराष्ट्र होगा कि मुंबई होगा कि पटना होगा, पता नहीं है, या पटना में मुंबई होगा ये भी नहीं पता है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों के बाद तय करेगी। अभी कल जो है पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष में दिलीप जायसवाल साहब, उन्होंने कहा, फिर बाद में करेक्शन भी किया, उन्होंने कहा कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा चीफ मिनिस्टर का चेहरा। यानी अब की बार सीधे ट्रॉफी नहीं दी जा रही, सीधे ट्रॉफी नहीं दी जा रही। तो अब ये भी एक मैसेज है उनके लिए। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश जी का साथ छोड़कर चुनाव लड़ने नहीं जा रही, और नीतीश जी को भी चुनाव के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें विरासत सौंपने का वक्त आ गया है। अब वो किसको सौंप रहे हैं, निशांत कुमार को सौंप रहे हैं अपने बेटे को, या पार्टी में किसी और को सौंप रहे हैं, ये उनको तय करना है। और अभी जैसे आप ये हनुमान को देख ही रहे हैं, तो हनुमान भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद करेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। विनोद जी, पहले नीतीश को रिझाने की कोशिश नजर आती थी, अब आरजेडी के बयान देख लो या बीजेपी के बयान देखते हो, नीतीश इररिलेवेंट नजर आते हैं। तो क्या ये आरजेडी को भी सूट करता है कि ये आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हो और नीतीश कमजोर से और कमजोर हो? देखिए, नीतीश बिहार के परिदृश्य से बिल्कुल खत्म हो जाए तो दोनों को सूट करता है, क्योंकि जो नीतीश का जो जनाधार है उसकी लड़ाई दोनों, भारतीय जनता पार्टी भी उसको समेटना चाहेगी और आरजेडी भी समेटना चाहेगी। लेकिन नीतीश के साथ क्या है कि वो एक ऐसा बांट है जो तराजू में जिस पलड़े में आ जाते हैं वो पल्ला भारी हो जाता है। तो अभी उनकी वो प्रासंगिकता बनी हुई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव तक नीतीश को अपने साथ रखना चाहती है। वरना भाजपा घोषित कर दे कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, वो नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जो नीतीश का कोशिश भाजपा ने की, अभी मंत्री जो बनाए हैं उसमें सारे कुर्मी कुशवाहा सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके कि नीतीश के जनाधार को अपने साथ ले, लेकिन अभी भी पहले नीतीश उसके लिए जरूरी थे, अब उसकी मजबूरी है। नीतीश मजबूरी है, वजन ऐड करते हैं, लेकिन यह वजन तय होगा कि 25 के चुनाव बताएंगे कि नीतीश कुमार में कितना वजन बाकी है और कितना छूट गया।